हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाइल के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8। हमारा क्या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब जो नॉर्मल जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग स्टोन हम देखेंगे, यानी कि जो भी हम बिल्डिंग में स्टोन उपयोग कर रहे हैं वो कैसा है, उसका कैरेक्टर्स, यानी कि नॉर्मली हम जो कोई भी स्टोन ले तो उसमें वो सब चीज़ रहना चाहिए। ठीक, आज हम देखेंगे। हम पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन देख लिया था। उससे पहले हमने क्या देखा था, तो रॉक क्या होता है, रॉक का फॉर्म जो होता है, मतलब क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है। ठीक, उसमें कौन कौन सा था हमने देखा था, जियोलॉजिकल देखा था, फिजिकल देखा था और केमिकल देखा था। जियोलॉजिकल में इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक था। फिजिकल में अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड और फॉयलेट। और फिर वही केमिकल में आर्जिलिसियस, कैलकेरियस और सिलिकस। ये सब हमने देख लिया था अभी तक यूनिट सेकेंड में। आज यूनिट सेकेंड का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे और वैसे ओवरऑल लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं? चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी आपको मैंने बताया अभी तक, वो सब चीज़ हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉल करवा दिया था कि हाँ ये चीज़ बताया था, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि हाँ ये सब चीज़ था। ठीक कोई बात नहीं। देखिए, गुड बिल्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब कि एक स्टोन में हमको किस किस चीज़ की जरूरत होता है, वही रिक्वायरमेंट लगभग सेम है। किससे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स के, मतलब उसमें पत्थर में किस किस प्रकार के गुण होने चाहिए। हम नॉर्मल एक पत्थर ले रहे हैं तब क्यों, हम ताकि उसको बिल्डिंग में प्रयोग कर सकें, वही सेम चीज़ है मान के चलिए। तो बस क्या है कि देखिए, इसमें 16 पॉइंट है। 16 पॉइंट में आप देखे होंगे, टेक्सचर मैंने आपको बता ही दिया था, ड्यूरेबिलिटी बता दिया, हार्डनेस बता दिया, फेरेंस बता दिया, फ्रैक्चर्स बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता है, सीनिंग भी बता दिया, टफनेस इंडेक्स भी शायद बताया हुआ, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बताया हुआ है, बेदरिंग नहीं है, फायर रेजिस्टेंस बताया हुआ है, फिर उसके बाद इधर कुछ नहीं है, एब्जॉर्प्शन बताया हुआ है सर। तब मैंने आपको ऐसे भी बोला था कि 6 से 7 पॉइंट लगता है, फालतू मिलेंगे। फिर भी हम इन 16 के 16 को आपको लिखवा देते हैं एक बार दोबारा, ताकि जो भी पॉइंट आपको अच्छा से लगे कि हाँ उसमें नहीं लिखाया गया, इसमें लिखाया गया, याद करने लायक है, तो वो याद कर लीजिएगा। फिर आपको एक बार आज कहते हैं कि पत्थरों जैसा हौसला रखिए, ताकि आपको कोई झुका ना सहे। तोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। उन साथ देने वालों को अपने साथ रखिए। ठीक, चलिए यही हमारा कोड था। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लेके आते हैं शुरुआत से 16 तक हम अपने इस लेक्चर में। देखिए, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या। तो जो भी हम करेक्टरिस्टिक बता रहे थे आपको, कि जो भी हमने यहाँ पे 16 लिखा था, उसमें से शुरुआत के 2 देख लेते हैं कौन कौन से, टेक्सचर और ड्यूरेबिलिटी जो हमारा था। ठीक, ये देखिए, टेक्सचर आपको मैंने पहले भी बताया है, शायद बताया था पहले भी, तो वही सेम चीज़ इसमें है। ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा फालतू ऐड किए हैं। इसको देखिए, ये वाला आपको अच्छा से लिखा दे, क्योंकि यही सेम चीज़ इसमें देखिए 16 के 16 हम आपको लेके चल रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि आपको अगर रिक्वायरमेंट पूछ दे तो इन्हीं 16 में से आप अच्छा से उठा के लीजिएगा। और करेक्टिक स्ट्रेंथ पूछ दे, मतलब करेक्टरिस्टिक पूछ दे नॉर्मली, तो इन्हीं 16 में से 7 से 8 उठा के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 7 से 8 आप कंपलसरी याद रखिएगा, ताकि आप दोनों में यूज कर सकें उसको। ठीक, तो देखते हैं हम लोग अपना टेक्सचर। फर्स्ट क्या है, तो टेक्सचर। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव कॉम्पैक्ट फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। देखिए, जो भी हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन होना चाहिए वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, यानी दबा हुआ रहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आपस में बहुत इतना टच, मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि वो टूटने से जल्दी, तोड़ने से जल्दी नहीं टूटे। फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि छोटे छोटे से मिलके हुए एक बॉन्ड बनाया हुआ रहना चाहिए। फ्री फ्रॉम कैविटी, यानी कि छिद्रों से, यानी कि छोटे छोटे जो उसमें छेद होते हैं ना, उनसे फ्री रहना चाहिए, मतलब उनसे मुक्त रहना चाहिए। क्रैक नहीं रहना चाहिए उस पत्थर में, पैचेस यानी कि धब्बे नहीं रहना चाहिए उस पत्थर में, और लूज मटेरियल का वो बना हुआ नहीं रहना चाहिए। यही सेम चीज मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, किसमें, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में जो टेक्सचर मैंने बताया था। बस ये लाइन था कि द स्टोन्स विथ सच टेक्सचर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इस प्रकार की टेक्सचर के साथ जो स्टोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। ये लाइन बस एक्स्ट्रा है इसमें। फिर क्या है हमारे पास, तो ड्यूरेबिलिटी। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए, क्योंकि गुड बिल्डिंग स्टोन रहेगा और ड्यूरेबल नहीं रहेगा तो उससे हमारा हो सकता है भविष्य में ड्यूरेबल नहीं रहे तो क्या पता हमारा वॉल बनाए हैं हम जो भी स्टोन का, वो टूट जाए, या छत पे हम स्टोन दिए हैं वो ही टूट के नीचे गिर जाए, तो जिससे हमको नुकसान होने का डर रहता है। द वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग, मतलब बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें शामिल होते हैं किसमें, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन के ड्यूरेबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं। आर इट्स केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि उसका केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो क्या है, लाइमस्टोन है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, या आर्जिलिशियस है, कैलकेरियस है, किस प्रकार का रॉक है, केमिकल कंपोजिशन उसी में आएगा। आर्जिलिशियस, कैलकेरियस, सिलिकस, वो किस प्रकार का रॉक है उस पर डिपेंड करता है। फिर टेक्सचर पे,
यानी कि उसका टेक्सचर ये कैविटी से फ्री है कि नहीं, क्रैक से फ्री है कि नहीं, पेची से फ्री है कि नहीं, और कॉम्पैक्टेड फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कि नहीं है उस टेक्सचर पे। रेजिस्टेंस टू बेदरिंग, यानी कि उस पर सीजनिंग जो मतलब बेदरिंग इफेक्ट यानी कि सन का, लाइट का, उसके प्रति वो अपने आप को प्रतिरोध दर्शाता है या कि नहीं, उसको फायर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। फायर रेजिस्टेंस यानी कि आग लगने पर पिघल ना जाए, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं उस पे। एंड अदर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो भी अटैक होता है और दूसरे तरीके से उसका। फिर लोकेशन इन स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं हम वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ ज़्यादा वहाँ पे बारिश होता है, ज़्यादा मतलब सूखा एरिया है, किस प्रकार का लोकेशन है उस पर भी डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी। डिफरेंट कंट्रीब्यूशन किस किस का है, तो केमिकल कंपोजिशन का पहला, यानी कि उस पत्थर में किस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन है, कि सिलिका से, यानी कि उसमें सिलिका ज़्यादा प्रेजेंट है, या एल्यूमिना है, अर्जिलिसिस है, कैल्शियम कार्बोनेट है कि कैलकेरियस है। टेक्सचर क्या, उसका टेक्सचर कैविटी ये सब चीज़ें फ्री है या नहीं है। रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, यानी कि वही सन का इफेक्ट उस पर किस प्रकार पड़ता है, सन और लगातार मौसम ठंडा गर्म हो रहा है तो उसका इफेक्ट किस प्रकार वो मतलब झेल पा रहे हैं या नहीं। अदर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो भी बारिश हो रहा है ये सब चीज़ उसका इफेक्ट झेल पा रहा है, यानी फिर लोकेशन वो कहाँ पे ज़्यादा बारिश वाला एरिया में है कि ज़्यादा धूप वाला एरिया में है, कि हमेशा वहाँ ठंडा रहता है कि हमेशा वहाँ गर्मी रहता है, किस प्रकार के एरिया में उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्यूरेबिलिटी पत्थर का। ठीक, फिर फ्लोइंग आर द इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेरिक एजेंसी। एटमॉस्फेरिक एजेंसी को ही देखिए क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक एजेंसी को ही हम लोग बेदरिंग कहते हैं, यानी कि उस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो सब। अल्टरनेट कंडीशन ऑफ हीट एंड कूल, अल्टरनेट कंडीशन यानी कि बदलते हुए कंडीशन के, पहले गर्मी है फिर धूप ठंडा आ गया, फिर गर्मी फिर ठंडा आता है, यानी कि हीट एंड कोल्ड ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण रात को देखिए सुबह ठंडा आता है फिर दोपहर में गर्मी हुआ फिर रात को ठंडा हो जाएगा, तो टेम्परेचर में चेंज आने के कारण जो अल्टरनेट कंडीशन होता है उससे भी हमारे जो ड्यूरेबिलिटी पे पत्थर की ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। वही हो गया एटमॉस्फेरिक एजेंसी। अल्टरनेट कंडीशन ऑफ वेटनेस, वेटनेस यानी कि बारिश पड़ा फिर उसके बाद धूप तुरंत हो गया, तो वही ड्यू टू रेन एंड सन के कारण जो उस पर अल्टरनेट कंडीशन बन रहा है उसके कारण इसका ड्यूरेबिलिटी खत्म हो सकता है। फिर केमिकल कंपोजिशन एजेंसीज के कारण इसका, सच एज डिजोल्व गैसेस इन रेन, रेन में जैसे H2S घोला हुआ रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड घुल जाता है, तो वही उन गैसेस के कारण भी पत्थर के ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट आ सकता है। विंड विथ हाई वेलोसिटी, यानी कि बहुत तेज से पत्थर पे वो प्रेशर मार रहा है हवा, तो उसके कारण भी पत्थर में मतलब ड्यूरेबिलिटी में कमी आ सकता है। तो यही सब ड्यूरेबिलिटी के मेन फैक्टर थे, यानी कि आप सब सुने हैं कि बताया जाता है साइंस में कि तुम एक जगह खड़ा रहो, तुम्हारे चारों तरफ से हवा प्रेशर लगाता है, चारों तरफ से समान प्रेशर लगाता है, तभी तुम एक जगह पे खड़ा रहते हो, वरना तुम किसी तरफ से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसके विपरीत दिशा में तुम गिर जाओगे। तो वही है, ड्यूरेबिलिटी पे उसका भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे ड्यूरेबिलिटी पे भी, इसके पत्थर के ड्यूरेबिलिटी पे इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। टेक्सचर और ड्यूरेबिलिटी में देखिए ज़्यादा नहीं थे, इसलिए आपको इतना ही बताते जा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ये सब चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए इसको इतना फास्ट में भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे अभी लेके आते हैं।